नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरदार में आज सबसे पहले बात सिस्टम। जब सिस्टम अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद ले, प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, तो वही होता है जो आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। खबरदार में आज हम वाराणसी में भगदड़ से 24 मौतों की भयावह तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गंगा नदी पर पुल के बीचों बीच 1 लाख से ज्यादा की भीड़ को जिस तरह से भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, उसे देखकर आप खुद ये सवाल पूछेंगे कि क्या हमारे देश में जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। पीछे करके बैठ करके हमारे साथ में आई थी, मेरी माता का जी मृत्यु हो गई। लोगों की आस्था और भक्ति के सैलाब में प्रशासन की लापरवाही का जहर घुला तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में गंगा किनारे वो हुआ जो शायद कभी नहीं हुआ था। देखते ही देखते एक के बाद एक कई जिंदगियां खत्म हो गईं। 19 डेथ्स जो हैं हमारे पास इधर रिपोर्टेड हैं और कुछ डेथ 5 डेथ उधर हैं। कुल मिला के 24 डेथ अभी तक रिपोर्ट हुई है मेरे पास। अब जितने लोग घायल हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। दरअसल वाराणसी से सटे चंदौली में आध्यात्मिक गुरु बाबा जय गुरुदेव के समागम दिवस का आयोजन किया गया था। बड़ी तादाद में बाबा जय गुरुदेव के भक्त यहाँ जमा थे। सुबह से परिक्रमा का कार्यक्रम चल रहा था। बाबा के कुछ भक्त कार्यक्रम की जगह यानी चंदौली की ओर वाराणसी से लौट रहे थे। तभी बीच में गंगा नदी पर बने राजघाट पुल पर वाराणसी की ओर से बड़ी तादाद में भक्त चंदौली की ओर लौटने लगे। दोनों ओर से आ रहे हुजूम ने एक दूसरे को कुचला और कई लोग मौत की नींद सो गए। जय गुरुदेव मठ के आयोजकों द्वारा 3000 लोगों के लिए कार्यक्रम एवं परिक्रमा करने के लिए परमिशन दी गई। पुलिस प्रशासन ने परमिशन दी गई थी, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 से 3 लाख लोगों को परिक्रमा कराया गया है। और वहाँ पे जब ये राजघाट पुल के पास जो हमारे यहाँ पे चंदौली गांव है, वहाँ डुमरी में कार्यक्रम है, परिक्रमा करते हुए राजघाट पुल पे ट्रैफिक जाम हुआ और भगदड़ एवं सफोकेशन की वजह से यहाँ मृत्यु होने की सूचना है। हादसा हुआ तो कई वजहों के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन चश्मदीद बताते हैं कि पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही हुई है। हम आपको बताएंगे कैसे, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। लोगों के ऐसे सैलाब को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए चंद पुलिस वाले ही नजर आ रहे हैं, और वो भी बड़े इत्मीनान से। अब पुलिस प्रशासन की लापरवाही की पूरी कहानी सुनिए। चंदौली के कार्यक्रम स्थल से जय गुरुदेव के भक्तों का बड़ा हुजूम परिक्रमा करने के बाद वाराणसी लौट रहा था। जैसे ही भीड़ राजघाट पुल के दूसरी ओर पहुंची, पुलिस ने ट्रैफिक रोक दिया। चश्मदीद बताते हैं कि लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। इससे घबराकर लोग वापस चंदौली की ओर लौटे। चंदौली की ओर से आती भीड़ और पुलिस से घबराकर चंदौली की ओर लौटती भीड़ राजघाट पुल पर टकरा गई और भगदड़ मच गई। भैया सब पब्लिक जा रहे थे और एक बाइक एक अचानक से वहाँ से सुनाई दे कि पुलिस वाले आए गए, गाड़ी छेक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। तो पब्लिक जब इधर से घूमी लाल तो दोनों में एक टकराई गए। एक बूढ़ी चक्कर आई गिर गई, वही से बचावत सब लोग मतलब एक तरफ आई गए। कहा यह भी जा रहा है कि कार्यक्रम के आयोजकों को सिर्फ 3000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी और प्रशासन को भी यही आंकड़ा बताया गया था, लेकिन कार्यक्रम के लिए पहुंच गए करीब 1 लाख भक्त। पुलिस प्रशासन 3000 के आंकड़े को लेकर आंखें मूंदे रहा और भीड़ बढ़ने के बाद भी इंतजाम नहीं किए गए। तो राय ये कि बिना किसी प्लानिंग के पतले और सकरे पुल पर ट्रैफिक रोकने की भी कवायद। यहाँ पुल पर रोक दिए कि आगे अब नहीं जाना है, और इधर से पब्लिक जा रही है और वापस करा दिए। जब वापस हुए पब्लिक तो यहाँ छाया था, पेड़ है और वहाँ पेड़ था, पेड़ के पास बुजुर्ग और महिलाएं बैठी थी। जब उधर से पब्लिक इधर और इधर से उधर दोनों पुल पर ज्यादा हो गए तो कुछ माने वहीं पर दब गए। विडंबना देखिए, हर बार की तरह हादसा हुआ और कई लोगों की जान चली गई। तब पुलिस प्रशासन की नींद खुली और वाराणसी से लेकर चंदौली तक सारे के सारे अधिकारी मुस्तैद हो गए। फिलहाल हमारी जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वो है कि पुल को हम लोग खाली कर लें, ट्रैफिक को यहाँ सुचारू कर लें, और जो लोग आ रहे हैं अभी पुल पर, अभी काफ़ी भीड़ भाड़ है, उसको हम लोग खाली कर लें।
काश अधिकारियों ने ऐसी मुस्तैदी पहले दिखाई होती तो कई जिंदगियां बच जाती। बहरहाल पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक को पता है कि वाराणसी में जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है, और अगर इसमें कोई चूक होती है तो पहली जिम्मेदारी का निर्धारण भी, उत्तरदायित्व भी स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन का है। कानून व्यवस्था भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है पुलिस व्यवस्था का, और उससे अगर कोई च्युत होता है, जैसे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दृष्टिगोचर हो रहा है, तो पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकते हैं। मेरे को अब तक ये दिखता है कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान शायद नहीं है, क्योंकि अभी तक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहीं पर सीन पे नहीं आई। लेकिन ना कोई बता रहा है और ना ही कोई बात कर रहा है। हाँ, गुनहगारों के खिलाफ जांच की बात जरूर हो रही है। जो घटना बनारस में हुई, हमें बहुत दुख है इस बात का कि वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई। कमिश्नर से जांच करा करके बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और बिना रिपोर्ट जाने या बिना जांच किए कोई बात कहना ठीक नहीं। वाराणसी में कोलाहल है तो उस कोलाहल के पीछे मौत का सन्नाटा भी। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी रो रही है, दर्द में है। माँ गंगा भी उदास है। काश उन चंद लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता जिनके हाथों में इस शहर के कानून और व्यवस्था की कमान है। वहां लोगों की भारी भीड़ थी लेकिन प्रशासन सो रहा था। वहां लोगों का सैलाब उमड़ा था लेकिन प्रशासन लापरवाह था, और फिर हादसा हो गया। 24 लोगों की जान चली गई। आइए वहां मौजूद लोगों से सुन लीजिए कि आखिर हुआ क्या था और कितना खौफनाक था वो मंजर। यहाँ कटेसर से लोग जा रहे थे, वहाँ बेनियाबाग जाना था, तो पब्लिक ज्यादा हो गई, तो रोकना जो था वो कटेसर जहाँ से 7 नंबर पर लोग रोड पर आ रहे थे वहाँ रोक दिए होते, और उधर रोके होते तो उधर रोके हैं। पता लगा कि वहाँ भी रोके, यहाँ पुल पर रोक दिए कि आगे अब नहीं जाना है, और इधर से पब्लिक जा रही है और वापस करा दिए। जब वापस हुए पब्लिक तो यहाँ छाया था, पेड़ है, और वहाँ पेड़ था, पेड़ के पास बुजुर्ग और महिलाएं बैठी थी। जब उधर से पब्लिक इधर और इधर से उधर दोनों पुल पर ज्यादा हो गए तो कुछ माने वहीं पर दब उब गए, वो निकाले उकाले गए हैं लोग। यहाँ पे कार्यक्रम के तहत सारे लोग जा रहे थे, अचानक भीड़ में जो है मोटरसाइकिल वाला आ गया। मोटरसाइकिल वाला जो अचानक गिरा और भीड़ पे भीड़ जो है उस पर गिरती चली गई। प्रशासन यहाँ बिल्कुल मुस्तैद नहीं था, सिर्फ जय गुरुदेव के लोग ही इसे बचाने का काम किए। आस्था के आयोजनों में अक्सर भगदड़ मचती है और सैकड़ों बेकसूरों की कुचलकर मौत हो जाती है। खबरदार में अब हम आपको कुछ ऐसी ही बड़ी घटनाओं की जानकारी देंगे ताकि अगली बार अगर आप ऐसे किसी भी आयोजन में शामिल हो रहे हों तो सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। 26 जनवरी 2005 को पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंधेर देवी मंदिर में मची भगदड़ में करीब 350 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 3 अगस्त 2008 को हिमाचल के नैना देवी मंदिर में भगदड़ में 146 श्रद्धालुओं के कुचले जाने से मौत हुई। 30 सितंबर 2008 को राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा मंदिर में मची भगदड़ में 224 लोगों की अकाल मौत से देश दहल गया। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में राम जानकी मंदिर में लोगों को फ्री में कपड़े बांटने के कार्यक्रम में भगदड़ मची, 63 लोग मारे गए। 14 जनवरी 2011 को केरल के सबरी माता मंदिर में भगदड़ के दौरान 102 लोगों की मौत का मामला सामने आया। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में 16 लोगों की जान चली गई। 19 नवंबर 2012 को बिहार में छठ पूजा के दौरान रस्सी का पुल टूटने से मची भगदड़ में 17 लोगों की मौत हो गई। 10 फरवरी 2013 को इलाहाबाद के कुंभ मेले में भगदड़ मचने से 36 लोगों की मौत हो गई। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के रतनगढ़ मंदिर में भगदड़ के दौरान 115 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 18 जनवरी 2014 को मुंबई में मुस्लिम धर्मगुरु के अंतिम दर्शनों में भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। 3 अक्टूबर 2014 को पटना के दशहरा मैदान में भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के गोदावरी पुष्कर मेले में मची भगदड़ में 27 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। 10 अप्रैल 2016 को केरल के कोल्लम में पुत्तिंगल मंदिर में भीषण आग लग गई, 100 लोगों की यहां पर मौत हो गई। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहां सिस्टम ऐसे मामलों को कितने हल्के ढंग से लेता है।
यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताएं कि आखिर कैसे इस तरह के हादसे हो जाते हैं, कहाँ हमारा जो सिस्टम है वो फेल होता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे आप ज़रा गौर से सुनिए और देखिए। वाराणसी में और यहाँ के कार्यक्रम में बाबा जय गुरुदेव के भक्तों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था और समागम चल रहा था। इसलिए ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि बाबा जय गुरुदेव थे कौन। दुनिया भर में शाकाहारी जीवन जीने का संदेश देने वाले बाबा जय गुरुदेव दुनिया भर में मशहूर थे। जीवन भर में अपनी समाज सेवा में वो लगे रहे। उन्होंने गरीब तबके के लिए निःशुल्क शिक्षण संस्थाएं और अस्पताल शुरू किए। बाबा ने अपने जीवन काल में निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, आध्यात्मिक साधना जैसे क्षेत्रों में काफ़ी काम किया। बाबा जय गुरुदेव को 116 वर्ष की उम्र में शुक्रवार 18 मई 2012 की रात मथुरा में वो पंचतत्व में विलीन हुए, यानी कि उनका निधन हो गया। बाबा के देश विदेश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा अनुयायी हैं। आइए अब हम आपको सरल शब्दों में ब्रिक्स की ABCD बताते हैं ताकि आपको ब्रिक्स समिट का महत्व अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ब्रिक्स अपने 5 सदस्य देशों के नामों के पहले अल्फाबेट से बना हुआ है, जिसमें B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका है। पहले ब्रिक्स का नाम ब्रिक हुआ करता था क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। साउथ अफ्रीका 2011 में इसका 5वां सदस्य देश बना था और तब से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन साल 2009 में रूस में हुआ था। ब्रिक्स का 8वां सम्मेलन इस बार हमारे देश यानी कि गोवा में हो रहा है। ब्रिक्स का उद्देश्य एक दूसरे के साथ शांति, सुरक्षा, विकास के लिए सहयोग करना है। ब्रिक्स के इतिहास और अब तक के सफ़र के बारे में भी आइए हम आपको बताते हैं। और इसके सफ़र के बारे में जानने के बाद ब्रिक्स कितना दमदार है, ब्रिक्स के दमदार फैक्ट्स क्या हैं, वो हम आपको बताते हैं। ब्रिक्स में दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन, रूस और भारत शामिल हैं। दुनिया की 1/4 ज़मीन ब्रिक्स देशों में आती है। ब्रिक्स देशों में 360 करोड़ लोग रहते हैं। दुनिया के औसतन हर 5 में से 2 लोग ब्रिक्स देशों के नागरिक हैं। ब्रिक्स देशों का कुल सकल उत्पाद यानी कि GDP 16 खरब 60 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो दुनिया के कुल GDP के करीब 1/4 है। ब्रिक्स देशों में दुनिया के 50% वर्क फोर्स यानी कि रोजगार वाली जनसंख्या आती है। दुनिया में होने वाले कुल व्यापार का 17% हिस्सा ब्रिक्स देशों के पास है। ब्रिक्स देशों में 2015 में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक की तरह न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB की स्थापना की है, जिसका हेडक्वार्टर्स शंघाई में है। ये ब्रिक्स देशों की शक्ति है, ताकत है। और इस बार गोवा में ब्रिक्स देश एक बार फिर से एक मंच पर एक साथ खड़े हुए हैं। खबरदार में अब हम आपको भारत और रूस के बीच दोस्ती के नए अध्याय की बात समझाते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत से पहले आज रूस और भारत के बीच कई बड़े और अहम द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज गोवा पहुंचे, जहां ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों के बीच 16 समझौतों पर सहमति बनी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साझा बयान जारी किया। दोनों देशों के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौतों में आंध्र प्रदेश और हरियाणा में स्मार्ट सिटी विकसित करने, आंध्र प्रदेश में शिप बिल्डिंग के अलावा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और ट्रांसफर गैस पाइपलाइन बनाने के लिए ज्वाइंट रिसर्च शामिल हैं। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए इंडियन और रशियन रेलवे के बीच करार भी हुआ। रूस और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में आपसी सहयोग के करार पर भी सहमति बनी। दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी समझौते हुए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच हुई डील्स में ऑयल एंड गैस, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्रों में समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ हुए 16 समझौतों पर खुशी का इजहार किया और कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और रूस एक साथ हैं और दोनों देश आतंकवाद और उसे समर्थन देने वालों से निपटने के लिए एक साथ काम करने के लिए सहमत भी हुए हैं। We deeply appreciate Russia's understanding and support of our actions to fight cross-border terrorism that threatens our entire region.
an old friend is better than two new friends. भारत और रूस के बीच हुए 16 करार में सबसे बड़े डिफेंस डील्स भी शामिल हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम डील साबित हो सकती हैं। भारत ने रूस के साथ 40,000 करोड़ रुपए की 2 बड़ी डिफेंस डील्स की हैं। भारत ने रूस के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को खरीदने पर अपनी सहमति जताई। भारत रूस से ऐसे 5 सिस्टम खरीदेगा। इसके अलावा रूस से भारत को 200 कमोव KE-226P हेलीकॉप्टर्स भी मिलेंगे। इनमें से 40 रूस से आएंगे, बाकी हमारे देश में ही बना लिए जाएंगे। इसके अलावा रूस से भारत को 4 स्टेल्थ युद्धपोत भी मिलेंगे। और आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि रूस से हुई डिफेंस डील से भारत का आसमान कैसे अभेद्य हो जाएगा। ये सिस्टम हमारी कैपेबिलिटी को एक बहुत ही बड़ा इजाफा देगी। ये जो डील साइन हो रही है अपने आप में बहुत ही उम्दा डील है और इंडियन डिफेंस के लिए बहुत अच्छी होगी। दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से आते टारगेट को ट्रैक करने की तकनीक, जिसकी ताकत से अमेरिका भी खौफ खाता है, जो परमाणु मिसाइलों को भी पलक झपकते ही मार गिराता है। वो है S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो दुनिया का सबसे एडवांस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रूस और चीन के बाद अब S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की आसमानी सुरक्षा को भी अभेद्य बनाएगा। भारत रूस से 5 S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। एक बार ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत में तैनात हो जाए तो दुश्मन देशों की मिसाइलों को भारत के आसमान में दाखिल होना नामुमकिन सा हो जाएगा। अपनी वायु सीमा को अभेद्य बनाने में जुटे भारत के लिए S-400 किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। S-400 डिफेंस सिस्टम में 400 किलोमीटर दूर से आ रहे टारगेट को ट्रैक करने की कैपेसिटी है। इस सिस्टम से 3 तरह की मिसाइलों को एक साथ दागा जा सकता है। इस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर प्लेन्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। और तो और ये डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान या चीन की 36 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों को एक साथ टारगेट कर सकता है। इसके पास अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को गिराने की भी काबिलियत है। रूस ने इसे विकसित किया है और अब चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास सबसे आधुनिक S-400 ट्रायम्फ एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत होगी। S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जंग के मैदान में हार और जीत की बाजी पल भर में पलटने की ताकत रखता है। अभी रूस इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन में कर रहा है। S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहद नीचे उड़ते टारगेट को भी निशाना बना सकता है। इस सिस्टम से छोड़ी गई मिसाइल 1 सेकंड में 4.8 किलोमीटर की रफ्तार से टारगेट तक पहुंचती है। S-400 सिस्टम में 8 लॉन्चर्स, 1 कंट्रोल सेंटर और एक हाईटेक रडार लगा है, जिसमें एक साथ 16 मिसाइलें फायर और रीलोड की जा सकती हैं। जाहिर है S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस वक्त दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस है, जो अब भारत को भी मिलने वाला है, जो भारत के दुश्मनों के खिलाफ अभेद्य सुरक्षा कवच होगा। रूस के साथ हुई जंबो डिफेंस डील में S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ साथ कामोव 225T हेलीकॉप्टर की डील भी बेहद अहम है। भारत को रूस से ऐसे 200 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। कामोव लाइट वेट मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ कुदरती आपदा के वक्त बचाव कार्य में बेहद काम आता है। छोटे होने की वजह से कम जगह में लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में 7 पैरा ट्रपर्स एक साथ बैठ सकते हैं और 3500 किलो तक सामान ले जाया जा सकता है। एडवांस नेविगेशन सिस्टम कामोव हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत है। इसके अलावा कम शोर करने से खुफिया मिशन में कामोव हेलीकॉप्टर बेहद कारगर साबित होंगे।
रूस के साथ भारत की 40,000 करोड़ की इस डील से पाकिस्तान और चीन के इरादे ढीले पड़ना पक्का है। इस बात से पाकिस्तान और चीन का चिढ़ना तो लाजमी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की। जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में मुख्य तौर पर आतंकवाद का मुद्दा रहा। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर चीन के सामने पाकिस्तान की तरफ से होते आतंकवाद का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को लेकर दो राय नहीं हो सकती और आतंकवाद से लड़ाई में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG में भारत की एंट्री का चीन विरोध करता है। साथ ही चीन ने पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड आतंकवादी मसूद अजहर पर UN की तरफ से बैन पर भी वीटो लगाया हुआ है। ये दोनों ही मुद्दे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने उठाए। चीन ने भी आतंकवाद और भारत की NSG सदस्यता पर बातचीत जारी रखने का हमें आश्वासन दिया है। सर, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये है कि अजहर मसूद को UN डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने में चीन एक रोड़ा है, ऑब्स्टिकल है। क्या इस मुलाकात के बाद हम साफ तरीके से ये कह सकते हैं कि वो जो ऑब्स्टिकल है वो घटा है, कम हुआ है और आने वाले दिनों में अजहर मसूद को डेजिग्नेट किया जाएगा इंटरनेशनल टेररिस्ट? नहीं, देखिए वो तो देखिए एक्शन ऑन द ग्राउंड से ही पता लगेगा ना। हम लोग तो सिर्फ अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं और हर स्तर पर पहुंचाई है हम लोग ने अपनी बात। उसके बाद उनके ऊपर है कि वो भी उसके ऊपर उस मुद्दे पर विचार करें, पुनर्विचार करें और देखें कि इस मुद्दे में कितनी गहराई है और कितना आवश्यक है ये, अगर विश्व को हमें सेफ बनाना है टेररिज्म से। एक बड़ी खबर इस वक्त हंदवाड़ा से आ रही है। वहां पर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। हंदवाड़ा में आतंकवादियों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की। आइए सीधे अशरफ वानी हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अशरफ, क्या खबर है? हाँ ठीक है अशरफ, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सही, आपकी आवाज आ रही है। अशरफ, बताइए पूरी खबर। सही, दरअसल आज शाम करीब कल जैसे इस समय पे हमला हुआ था जकुरा में 7:30 के आसपास। ये पुलिस का एक वाहन जा रहा था कुलनगाम से हंदवाड़ा की ओर। उसी पर दूर से काफी तेज गोलीबारी हुई है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये रही है कि इस गोलीबारी में किसी पुलिस कर्मी को कोई चोट नहीं आई है। गाड़ी पे कई सारी गोलियां लगी है, लेकिन उसमें बुलेट प्रूफ शीट लगा था जिसके कारण गोलियां उस वाहन के अंदर नहीं जा पाई। तो लेकिन कोशिश थी हमले की एक पुलिस वाहन पे और उसी को निशाना बनाया गया। दूर से काफी ज्यादा गोलियां इस वाहन पे चलाई गई। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस का कहना है कि इस हमले में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है और वो जो कहीं न कहीं आतंकी हमला है असफल रहा है। बहुत धन्यवाद अशरफ वानी, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। जकूरा अटैक में सशस्त्र सुरक्षा बल के एक जवान की मौत हो गई है। 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इनमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस का भी है। इन जवानों को इलाज के लिए दिल्ली भेजने की तैयारियां भी चल रही हैं। खबरदार में अब हम आपको शहादत पर बहने वाले आंसुओं का भावनात्मक विश्लेषण दिखाएंगे। ये शहीद घनश्याम गुर्जर के परिवार वालों के आंसू हैं, जिन्हें अपने बेटे की असामयिक मृत्यु का सदमा झेलना पड़ा है। अब ऐसी तस्वीरों की आदत सी हो गई है। आतंकी हमला, 2-2 हाथ की मुठभेड़, जवानों की शहादत और फिर सैन्य श्रद्धांजलि का यह सिलसिला। देश को यह सब देखने, सुनने और सहने की आदत सी हो गई है। ये एक
जवान का ताबूत है, नाम घनश्याम गुर्जर, रिहाइश राजस्थान के दौसा की। सशस्त्र सीमा बल का जाबाज था वो। होने को कहीं और का भी हो सकता था वो। एसएसबी की जगह सीआरपीएफ, बीएसएफ या फिर सेना का। घनश्याम नहीं तो कोई और होता, सेना किसी और का छल नहीं होता। लेकिन तब भी मौत के बाद ऐसी चित्कार आप जरूर सुनते। ये घनश्याम गुर्जर के गांव की ग्राउंड रिपोर्ट है जो आज तक आपको दिखा रहा है। श्रीनगर के जगूरा इलाके में एसएसबी की बस पर आतंकी हमले में घनश्याम गुर्जर की जान चली गई। अब ये गांव कह रहा है बेटे की मौत का गम नहीं, लेकिन पाकिस्तान से बदला लेना जरूरी है। जो जान गई है उसके लिए मोदी जी को पाकिस्तान से आरम पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या चाहता है पूरा देश, मतलब अब चुप नहीं रहना चाहिए? अब चुप नहीं रहना चाहिए और इसके लिए आरम पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। इंडिया के आदमी पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना चाहते, आतंकवाद को खत्म करना चाहते। हमारा भाई, छोटा भाई 21 साल का शहीद हुआ है, हमें उसको बहुत दुख है, गर्व भी है कि हमारा ऐसा भाई होना चाहिए और देश की रक्षा करना चाहिए। और सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई की उम्मीद है। चाहे हमारा 5 साल का भी हिंदुस्तानी पैदा होगा तो वो पाकिस्तान से जरूर लड़ाई लड़ेगा, ये हमको पाकि उम्मीद है। हमारा भाई शहीद हो गया, हम गर्व है इस बात का। ऐसा शहीद हमारा चाहे कितने ही हो जाएं, लेकिन हम लड़ाई आर पार के लड़ेंगे। 5 भाइयों में से एक था घनश्याम। एक भाई सीआरपीएफ में तैनात है। 21 साल की छोटी सी उम्र थी उसकी। 3 साल पहले ही नौकरी में आया था वो, लेकिन रात के अंधेरे में कायर आतंकियों ने गोलियों से उसे छलनी कर दिया। दौसा का ये गांव अब मोदी सरकार से पूछ रहा है, दुश्मनों को इतनी गोलियां कब मारोगे कि वो ऐसी हिमाकत करना बंद कर दे। हम तो यह सोच रहे थे कि भाई इसको मान लो कि ये पाकिस्तान है कर रहे थे, तो मोदी सरकार क्यों बैठी चाहिए, वो पाकिस्तान का उग्रवादी खत्म क्यों नहीं करेगी। हल्ला ज्यादा मचा रही है, हल्ला ज्यादा मचा रही है। रोजी नहीं के मर रहे हैं कई। खैर हमारा लाल तो देश के लिए गया, पर वो और भी जारी है ने उसको, ये मोदी सरकार मेट क्यों नहीं है ने उसको। जैसे पहला हमला कर जाए, हमला कर उसको मेट क्यों नहीं उग्रवादी को। अभी बहुत सर्जिकल स्ट्राइक बाकी है, मोदी सरकार को फिर से पूरे आतंकवाद को साफ करना चाहिए। तो आए दिन शहीदों, आए दिन जो अपने सैनिक हैं उनको मार रहे हैं कहीं न कहीं। तो एक बार में हमला होके हो जाए ना, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करो। कितने भी शहीद होंगे कोई दिक्कत नहीं है उसकी। हमने हमारा भाई खोया है, हमको गर्व है कि देश के लिए शहीद हुआ है वो। घनश्याम का अंतिम संस्कार कल इसी गांव में होना है। एक और शहीद की चिता पर कल मेला लगना है। शहादत पर खून के आंसू रोए जाने हैं, लेकिन सवाल है कब तक। ये जरूर है कि हमारे लिए तकलीफ का, दुख का मौका है और इस वक्त मैं उनके परिवार के बारे में भी सोच रही हूँ। ये राजस्थान दौसा जिले का तकलीफ की बात जरूर है, पर इससे हमारे हौसले और बुलंद होंगे। कुर्बानी की ये कीमत अब देश पर भारी पड़ने लगी है। शहादत अब बर्दाश्त से बाहर होने लगी है। दौसा से ममता शर्मा के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। इन तस्वीरों को देखकर कलेजा फट जाता है और तब सिर्फ एक आवाज़ आती है कि यह सब बंद होना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। खबरदार में अब हम हर माता पिता की उम्मीदों के बोझ तले टूटने की एक दर्दनाक कहानी आपको दिखाएंगे। कोचिंग हब कोटा में एक छात्र ने नाकामी के डर से आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले अपने माता पिता के नाम एक मोबाइल संदेश भी इसने छोड़ा, जिसे सुनकर आप आह भरने को बाध्य हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। यह रिपोर्ट आज हर माता पिता को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो आज बिहार के अमन के साथ हुआ वो कभी भी किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। कोई मत रोना, मेरे लिए बहुत नालायक हम। बहुत आगे जाना चाह रहे थे हम, लेकिन बहुत गंदा थे हम।
पापा बाय बाय। ये कहानी दिल को बेहद कचोटने वाली है। इस माँ ने 16 सालों तक अपने राजा को बड़ी हसरतों से पाला पोसा। लेकिन इस माँ को कहाँ मालूम था कि वक्त के घूमते पहिए के साथ उम्मीदों और ख्वाबों का बोझ इस कदर बढ़ जाएगा कि राजा उसे सह नहीं पाएगा। इस माँ को नहीं मालूम था कि उसका राजा इतनी जल्दी जिंदगी को बाय बाय कह जाएगा। मम्मी पापा बाय 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 ऑल। सब मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, ऑलवेज हमको सपोर्ट किया, एलन में भी सब। भले ही दुनिया के लिए वो अमन गुप्ता था, लेकिन माँ बाप, रिश्ते नातेदार उसे राजा बुलाते थे। मैं खुद अमन कुमार गुप्ता। अमन उर्फ राजा को माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने कर्ज लेकर अपने बेटे को बिहार में सुपौल के राघोपुर से राजस्थान के कोटा भेजा था। घर से करीब 1500 किलोमीटर दूर अमन ने एक नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया ताकि मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर सके, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाया। एलन टेस्ट में मेरा रिजल्ट खराब आता है, पापा कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं। शायद एक और खराब प्रदर्शन और दूसरी ओर घर वालों की डूबती उम्मीदों ने अमन को तोड़ कर रख दिया। वो हार गया, टूट गया और फिर उसने जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। मम्मी पापा तो माफ कर दिया, बहुत आगे जाने चाह रहे थे हम, लेकिन बहुत गंदा थे हम, हमसे नहीं होगा अभी। खुदकुशी का फैसला करके ये 16 साल का अमन कोटा में चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज पर पहुंचा। वो बेहद उद्विग्न था। उसकी आंखों में एक तरफ माँ बाप का चेहरा था और दूसरी ओर कामयाब नहीं होने की बेबसी। अमन ने अपना मोबाइल उठाया और चंबल में छलांग लगाने से पहले अपनी भावनाओं को, अपने दर्द को रिकॉर्ड करने लगा। कहते थे पापा क्लिप लगवा लो, नहीं लगवाए कभी, पापा का बात ही नहीं मानते थे हम कभी, बात मानते तो अभी हम बहुत आगे होते हैं। अमन के पिता पेशे से शिक्षक हैं। बिहार में शिक्षा मित्र के तौर पर काम करते हैं। घर में माँ के अलावा एक छोटा भाई भी है। थोड़ी सी कमाई और बड़ा खर्चा। पूरा परिवार किराए के मकान में रहता है, लेकिन बेटे को कोटा भेजने से नहीं हिचके। शायद भरोसा था कि वो अच्छा करेगा, उम्मीदें थी कि नाम रोशन करेगा, और शायद जिंदगी खत्म करने का फैसला करने के बाद ये बातें उसे साल रही थी। हमें आप लोगों का सपना छोटू पूरा करेगा, प्रॉमिस। हम उसके साथ रहेंगे हमेशा। पापा। चंबल में मौत की छलांग लगाने से पहले अमन ने करीब 11 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। अपना पूरा दर्द उड़ेल कर रख दिया। कभी उसने मम्मी को याद किया तो कभी पापा को, और कभी अपने छोटे भाई को संदेश दिया। छोटू, किसी लड़ाई मत करना कभी, सॉरी बोल देना, वो खुद ये हो जाएगा। कभी मत करना, पढ़ना भाई, अच्छे से पढ़ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, और मेरे लिए कभी मत रोना कि मेरा भाई नहीं है। मौत को गले लगाने से पहले कई बार अमन ने हंसने की भी कोशिश की। शायद घर वालों के लिए अपना हंसता चेहरा भी छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन अमन की हंसी में छिपी थी एक असह्य पीड़ा और हार जाने का दर्द। उस दर्द की वजह थी नाकामी और घर वालों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाने का एहसास। नाना, आप सही बोलते थे, हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे।
मेरा सारा दोस्त बोलता है हम नहीं सुधरेंगे। पीछे जो भी बोलता हो आगे बोलता है ना। बहुत हालत खराब है, मेरा सारा दोस्त मेरा साथ दिया, लेकिन अब जाने से पहले उसने माँ बाप से अपनी कई ख्वाहिशें जाहिर की। कुछ ख्वाहिशें ऐसी जिसे सुनकर आप जार जार रोएंगे। हमको जलाना मत, अगर मर गए तो कहीं गाड़ देना। मेरे भाई को बोलना डेली आके मिले, एक पौधा लगा देना। डेली आने बोलना वहां। और फिर अमन कूद गया। उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली और माँ बाप को बिलखता छोड़ गया। सुपौल से रामचंद्र के साथ संजय वर्मा, कोटा, आज तक। खबरदार में अब हम आपको हेमकुट साहिब की मनमोहक तस्वीरें आइए दिखाते हैं। हेमकुट साहिब के कपाट आज दोपहर 12:30 बजे के बाद बंद कर दिए गए। करीब 25,000 सिख भक्तों ने अंतिम अरदास की। हर साल 5 अक्टूबर को हेमकुट साहिब के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार 10 दिन देर से कपाट बंद किए गए। भक्तों ने जमकर आतिशबाजी भी इस दौरान की। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। श्वेता सिंह के साथ देखिए आगे। देखते रहिए आज तक।